दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में आप 2021 और 2022 के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। करंट अफेयर्स के साथ साथ उनसे रिलेटेड जो भी स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चंस हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसलिए आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो कंप्लीट देखिएगा। दूसरी बात, करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है जो हर जगह पूछा जाता है। आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, रेलवे हो, एसएससी हो, आप दिल्ली पुलिस एससीएम का एग्ज़ाम, हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम आप दीजिए, हर जगह करंट अफेयर्स का अपना ही महत्व है। और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, करंट अफेयर्स का जो दायरा है ना वो सीमित है। मतलब जैसे आपका 2022 में इसमें एससीएम का एग्ज़ाम चल रहा है, ये ठीक है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम इसमें चल रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या 2021 और 2022 की जो घटनाएं हैं, ठीक है, मतलब आपका एग्ज़ाम अक्टूबर में चल रहा है, तो सितंबर छोड़ दिए, सितंबर के पहले की जो घटनाएं हैं वो सारा देख लीजिए आप जो है, ठीक है। अक्टूबर से पूछने वाला नहीं है, सितंबर भी नहीं पूछेगा, सितंबर के पहले की जो घटनाएं हैं वही आपसे पूछा जाएगा। कुल मिला के 21 और 22 की जो घटनाएं हैं उनको देख लीजिए बस, ठीक है, करंट अफेयर्स का कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो पद्म भूषण से संबंधित है। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इन सब से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। पहला जो क्वेश्चन है, विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म भूषण 2022 किसे प्रदान किया गया है? ठीक है, आपके ऑप्शन हैं श्री संजय राजाराम, मरणोपरांत मैक्सिको, इंद्रमोहन, डॉक्टर हर्षवर्धन, संजय निरूपम। तो बता दूं आपको, यहाँ पे आंसर क्लियर कर दूं, श्री संजय राजाराम, इनको, ये मैक्सिको के रहने वाले हैं, इनको मरणोपरांत पद्म भूषण 2022 किस क्षेत्र में? विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रदान किया गया है। ठीक है, इतना क्लियर रहेगा आपको। अब थोड़ा सा और आपको हम बता दें, यहाँ डिटेल बता दें जो है पद्म भूषण के बारे में, पद्मश्री के बारे में। ठीक है, कुल पद्म भूषण जो दिए गए हैं इस बार जो है वो टोटल कितने हैं? 17 हैं, 17। ठीक है, पद्मश्री की बात करें तो 107 हैं, बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, याद नहीं हो पाएगा, याद कर सकते तो याद कर लीजिए। टोटल पद्मश्री कितनी है? 107। अब अगर बात करें जो है कुल पद्म विभूषण की, तो इसमें जो मेन नाम आता है वो है कल्याण सिंह का, प्रभा अत्रे का और राधेश्याम खेमका का। ठीक है, तो जो क्वेश्चन हमने ऊपर भी डिस्कस किया था वो क्या था कि विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म भूषण 2022 किसे प्रदान किया गया? श्री संजय राजाराम, मरणोपरांत जो मैक्सिको के रहने वाले हैं उनको प्रदान किया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को, 26 जनवरी को, 15 जनवरी को या 24 जनवरी को? जी हाँ दोस्तों, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। अब 23 जनवरी को पराक्रम दिवस क्यों मनाते हैं, इसके पीछे की कहानी क्या है वो भी आप जान लीजिए। देखिए, 23 जनवरी जो है ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। जी हाँ दोस्तों, 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर हो गई। ठीक, अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती है, इसी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती जो है, इसी के उपलक्ष्य में जो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी दिया जाता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी दिया जाता है। ठीक है, अगर इस बार की बात करें तो व्यक्तिगत श्रेणी में विनोद शर्मा को ये पुरस्कार दिया गया है। अच्छा, इस पुरस्कार की राशि की अगर बात करें तो 5 लाख मिलता है। ठीक है, और अगर संस्थागत पुरस्कार की बात करें, मतलब राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 अगर संस्थागत की बात करें तो गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को मिला है।
अच्छा, संस्था का जो पुरस्कार राशि होती है वो कितना है, 51 लाख रुपए है। ठीक है, तो इतनी सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है उसके साथ साथ मैं आपको जो स्टैटिक जीके से रिलेटेड है वो भी मैं कराता चलूँगा। आप ध्यान से देखते चलिए और चीज़ों को जो है दिमाग में बैठाते चलिए। भारत की नई राष्ट्रपति से मिलने वाले पहले विदेशी राष्ट्राध्यक्ष कौन है? भारत की नई राष्ट्रपति कौन है? ये तो आप जानते ही हैं, द्रौपदी मुर्मू। पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति। ठीक है, पहली महिला नहीं, पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। अच्छा, यहाँ पे बात क्या हो रही है, पहले विदेशी राष्ट्राध्यक्ष कौन हैं जो महामहिम राष्ट्रपति से मिलने आए? आपके ऑप्शन है इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, पुतिन, व्लादिमीर, जो बाइडेन, शी जिनपिंग। तो दोस्तों बता दूं आपको जो है इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ये जो है मालदीव के राष्ट्रपति हैं। ये सबसे पहले जो राष्ट्राध्यक्ष हैं जो महामहिम राष्ट्रपति से मिलने के लिए आए। कौन? इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस शहर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने की सहमति पंजाब और हरियाणा सरकार ने जताई है? आपको उस शहर का नाम बताना है जिस शहर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। दिल्ली, चंडीगढ़, पंचकुला या रेवाड़ी? तो जी हाँ दोस्तों, सही आंसर क्या है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम बदल कर क्या हो जाएगा? शहीद भगत सिंह कर दिया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 जारी किया है? आपको उस मंत्रालय का नाम बताना है। आपके ऑप्शन हैं गृह मंत्रालय, कारपोरेट मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ जो भी ऑप्शंस आप देख रहे हैं, 4 ऑप्शन जो भी देख रहे हैं, ये ऑप्शंस मैंने अपने मन से लगाए हैं। ऐसा नहीं कि किसी एग्जाम में आए हों, आ भी सकते हैं, आए भी होंगे, लेकिन मुझे क्लियर नहीं है। ये ऑप्शन मैंने अपने मन से लगाए हैं जिससे आप सही आंसर गेस कर सकें। ठीक है, आप भी मेरे साथ साथ थोड़ा सा दिमाग का यूज करें और आंसर को गेस कर सकें अगर आपको आता है तो। ठीक है, इसलिए मैंने ऑप्शन अपने मन से लगाए हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर बात करूँ तो बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 से ये पर्यावरण और वन और जलवायु मंत्रालय जो है उसने इसको जारी किया है। इस नियम के अनुसार क्या होगा, जो बैटरी निर्माता कंपनी होगी उस बैटरी निर्माता कंपनी को बैटरी की लाइफ खत्म होने के बाद उसे क्या करना होगा? वापस लेना होगा। ठीक है, और उसे सही तरीके से डिस्पोज करना होगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो गया? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। छत्तीसगढ़ में 5 नए जिले सितंबर 2022 में बने हैं, तो राज्य में कुल जिलों की संख्या कितनी होगी आपको ये बताना है। ठीक है, अभी 5 जिलों का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, फिलहाल ये जान लीजिए कि छत्तीसगढ़ में कुल जिले कितने हो गए हैं। तो आपके ऑप्शन हैं 29, 30, 31 या 33। जी हाँ दोस्तों, 33 टोटल जिले छत्तीसगढ़ में कितने हो गए हैं? 33 हो गए हैं। 5 जो नए जिले बने हैं उनकी अगर बात करें तो ये आपके सामने यहाँ पे है जो है मानपुर, मोहला, सारंगगढ़, शक्ति, मनेन्द्रगढ़ और खैरागढ़। ठीक है, ये 5 नए जिले क्रिएट किए गए हैं। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो जगदीप धनखड़ देश के कौन से उपराष्ट्रपति बने हैं? राष्ट्रपति तो आप जानते ही हैं, द्रौपदी मुर्मू हैं। उपराष्ट्रपति की अगर बात करें तो जगदीप धनखड़ इसमें हैं वर्तमान में। तो ये कौन से उपराष्ट्रपति हैं वो बताना है। 12 हुए हैं, 13 हुए हैं, 14 हुए हैं या 15 हुए हैं? जी हाँ दोस्तों, ये हैं 14वें। जगदीप धनखड़ देश के 14वें राष्ट्रपति हैं। चलिए मैं आपको पूरी लिस्ट यहाँ पे दे देता हूँ। अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे देश के सबसे पहले उपराष्ट्रपति कौन थे तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन
कृष्णन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और राष्ट्रपति की अगर बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे कार्यकाल भी दिया गया है। तो पूरी की पूरी लिस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे नोट कर लीजिए, ठीक है। दूसरे राष्ट्रपति की अगर बात करें, उपराष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर जाकिर हुसैन है जो है। और राष्ट्रपति की अगर बात करें तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। तीसरे नंबर पे बेबी गिरी का नंबर आता है, ठीक है। ऐसे अगर आप चलें जो है, लास्ट अगर देखें जो है, अंतिम अगर देखिए आप जो है, तो 14वें नंबर पे क्या है, जगदीप धनखड़ हैं। और राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हैं तो पीएम की सुरक्षा एजेंसी एसपीजी ने किस देसी नस्ल का कुत्ता ट्रायल पर शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, ये देसी नस्ल का कुत्ता हमारा भारतीय कुत्ता है, ठीक है। पहले भी राजाओं के द्वारा जो है, शिवाजी के द्वारा इस कुत्ते का उपयोग किया गया है, अपनी सेना में शामिल किया था, ठीक है। इसकी काबिलियत को देखते हुए एसपीजी ने पीएम की सुरक्षा में इस कुत्ते को शामिल किया है। तो उस डॉग का आपको नाम बताना है। आपके ऑप्शन है रामपुर हाउंड, मुधोल हाउंड, कोम्बाई या कन्नी। जी हाँ दोस्तों, मुधोल हाउंड। मुधोल हाउंड नाम का जो डॉग है, ठीक है, पतला सा, बहुत ऊंचा, काफ़ी ऊंचा होता है, ठीक है, और पतला होता है, ठीक है। आगे से चौड़ा, पीछे से पतला होता है, काफ़ी तेज दौड़ता है ये। और ये देसी नस्ल का कुत्ता है, ठीक है, जल्दी थकता नहीं है। तो पीएम की सुरक्षा एजेंसी एसपीजी ने इसको सुरक्षा के लिए क्या किया है, ट्रायल पर शामिल किया है, मुधोल हाउंड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बाल साहित्य पुरस्कार 2021 कितनी भाषाओं में प्रदान किया गया। देखिए, बाल साहित्य पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है, और साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, ये 3 पुरस्कार हैं, तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि बाल साहित्य पुरस्कार 2021 कितनी भाषाओं में प्रदान किया गया। आपके ऑप्शन हैं 22, 24, 20 या 21। जी हाँ दोस्तों, टोटल 22 भाषाओं में प्रदान किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बाल साहित्य पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है, 2 भाषाओं में नहीं दिया गया है, बाद में दिया जाएगा, ठीक है। तो बाल साहित्य पुरस्कार 2021 इस बार 22 भाषाओं में प्रदान किया गया है। अब थोड़ा सा आपकी जानकारी को और बढ़ा दूं मैं जो है, साहित्य अकादमी पुरस्कार की अगर बात करें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 20 भाषाओं में दिया गया है। ये भी 24 में दिया जाता है, 2 भाषाओं में नहीं दिया गया है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 ये भी 22 भाषाओं में दिया गया है, 24 भाषाओं में दिया जाता है, 2 भाषाओं में नहीं दिया गया है। चलिए थोड़ा सा और जानकारी ले लीजिए, आपकी स्टैटिस्टिक नॉलेज को बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी, 1954 में की गई थी। पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्रदान किया गया, 1955 में। जी हाँ दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना की गई 1954 में, और सबसे पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में प्रदान किया गया। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो कैसा लग रहा है आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मेरे द्वारा जो जानकारी आपको दी जा रही है, क्लास आपको कैसा लग रहा है, इसके बारे में ज़रूर बताइएगा, और क्या चीज़ आप देखना चाहते हैं उसको भी ज़रूर बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जनवरी 2022 के आंकड़ों के अनुसार सबसे ज़्यादा बेरोजगारी भारत के किस राज्य में है। जनवरी 2022 के आंकड़ों के अनुसार, देखिए मैं जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करा रहा हूँ 21 और 22 के ही हैं, ठीक है ना। आपके ऑप्शन है हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। हरियाणा, जी हाँ दोस्तों, सही आंसर क्या है, हरियाणा। ताज़ा जो आंकड़े आए हैं जनवरी 2022 में, जो ताज़ा आंकड़े आए हैं, उस आंकड़े के अनुसार हरियाणा राज्य में बेरोजगारी दर सबसे ज़्यादा है। अब मुख्यमंत्री की अगर बात करूं तो यहाँ मुख्यमंत्री कौन है, मनोहर लाल खट्टर हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, मनोहर लाल खट्टर हैं। उनको इस आंकड़ों पे ध्यान देना चाहिए। चलिए थोड़ा सा और आपकी जानकारी को बढ़ा देता हूँ। सर्वाधिक बेरोजगारी की अगर बात करें तो नंबर 1 पे आता है हरियाणा, नंबर 2 पे राजस्थान, नंबर 3 पे आता है त्रिपुरा। और सर्वाधिक रोजगार की अगर बात करें जो है तो नंबर 1 पे आता है तेलंगाना। जी हाँ दोस्तों, सर्वाधिक रोजगार भारत में अगर कहीं मिलता है तो कौन सा राज्य है, तेलंगाना है। उसके बाद गुजरात का नंबर आता है, फिर लास्ट में मेघालय का नंबर आता है।
भारत में बेरोजगारी दर की अगर बात करें तो 6.57%। ये जनवरी 2022 के आंकड़ों के आधार पर है। भारत में बेरोजगारी की दर कितनी है? 6.57%। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टीपी ओसेफ को किस क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? अब भैया द्रोणाचार्य पुरस्कार तो बहुत सारे क्षेत्रों में दिया जाता है, बहुत सारे लोगों को दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन से आपका जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसमें आया था। ठीक है, कई बार आया था, इसलिए मैंने वहाँ से इसको चुना है। ठीक है, क्योंकि आपका जो एग्जाम है एसएससी कंडक्ट कर रहा है तो पूछा जा सकता है ये। ठीक है, आपके ऑप्शन है एथलेटिक्स, तीरंदाजी, क्रिकेट और हॉकी। तो एथलेटिक्स, टीपी ओसेफ को एथलेटिक्स क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन भी द्रोणाचार्य पुरस्कार से संबंधित है। संध्या गुरुंग को किस क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? ये दोनों क्वेश्चन जो ऊपर मैंने कराए वो और जो अभी बता रहे हैं आपको ये दोनों ही क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, एनटीपीसी में। ठीक है, ग्रुप डी में, रेलवे का ग्रुप डी एग्जाम जो हुआ, ठीक है, इसके पहले आपका जो एसएससी एमटीएस हुआ था उसमें भी पूछा गया था। तो इसके आधार पर मैंने इस क्वेश्चन को शामिल किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो संध्या गुरुंग को मुक्केबाजी के क्षेत्र में, मतलब बॉक्सिंग के क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। ठीक है, कौन सा? मुक्केबाजी मीन्स बॉक्सिंग। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिसंबर 2021 में किस राज्य ने राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 शुरू की है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दिसंबर 2021 का करंट अफेयर्स है ये। दिसंबर 2021 का करंट अफेयर्स है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक है, आपके ऑप्शन है हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा। ठीक है, सबसे ज़्यादा वहाँ पे बेरोजगारी है, लेकिन गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया है। खेल नर्सरी योजना की शुरुआत हुई है ये हरियाणा में। इसका उद्देश्य क्या है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, हरियाणा के खेल और युवा मामलों के जो राज्य मंत्री हैं संदीप सिंह, उन्होंने खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 की शुरुआत की है। इस योजना के तहत जो भी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थान हैं या निजी जो खेल शिक्षण संस्थान हैं उसमें ये योजना शुरू की जाएगी। इसके अलावा ओलंपिक, एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में जो भी खेल खेले जाते हैं उन खेलों को भी खेल नर्सरी योजना में शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई के तहत किस राज्य ने फ्लिपकार्ट के साथ भागीदारी की है? मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। ठीक है, आपके ऑप्शन है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, बिहार। तो बता दूं, तेलंगाना राज्य ने, तेलंगाना सरकार ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई ये फ्लिपकार्ट के साथ इन्होंने समझौता किया है। इस योजना के बारे में जान लीजिए, योजना है क्या जो है। ये योजना जो है ड्रोन के जरिए दवाओं की डिलीवरी करना है। जो दूर दराज के इलाके हैं उन दूर दराज के इलाकों में ड्रोन के जरिए दवाओं की डिलीवरी की जाएगी। तो तेलंगाना सरकार ने फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है दवाओं की डिलीवरी के लिए। ठीक है, तो मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, भारत का पहला पेपरलेस बजट 2021-22 किसके द्वारा पेश किया गया? पेपरलेस बजट 2021 किसके द्वारा पेश किया गया? निर्मला सीतारमण, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपने गेस भी कर लिया होगा। निर्मला सीतारमण, क्योंकि वित्त मंत्री वही हैं, बजट भी वही पेश करेंगी, केंद्रीय बजट तो वही पेश करती हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सी जानकारी आपको बढ़ा दूं मैं आपकी जो है। तो 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 महामारी की वजह से और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार की जो डिजिटल इंडिया योजना है उसको बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट 2021 को पेपरलेस पेश किया। जी हाँ दोस्तों,
बजट कब पेश हुआ? 1 फरवरी 2021 को पेश हुआ। किसके द्वारा पेश हुआ? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश हुआ और पेपरलेस पेश हुआ। क्यों? कोविड-19 महामारी की वजह से। और साथ ही साथ भारत सरकार की डिजिटल इंडिया जो योजना है उसको बढ़ावा देने के लिए इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पेपरलेस बजट पेश किया गया। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। आईपीएल 2022 में किस टीम के ऊपर सर्वाधिक बोली लगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आईपीएल 2022 में किस टीम के ऊपर सर्वाधिक बोली लगी थी? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में, एससीएम के एग्जाम में, हेड कांस्टेबल के एग्जाम में आ चुका है, दोबारा पूछा जा सकता है, इसलिए अच्छे से इसको देख लीजिए। लखनऊ आईपीएल, चेन्नई सुपर किंग, कोलकाता नाइट राइडर्स, सनराइजर्स हैदराबाद। लखनऊ आईपीएल के ऊपर सबसे ज़्यादा बोली लगी है। अब आपको चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी दे दूं, कितनी बोली लगी है, किसने लगाया? तो 7,090 करोड़ की बोली लखनऊ आईपीएल पे लगी है। लगाया किसने इसके ऊपर जो है? आरपीएसजी ग्रुप ने। ये आरपीएसजी ग्रुप किसका है? ये संजीव गोयनका की ग्रुप है जो है, इन्होंने ही 7,090 करोड़ में, ठीक है, लखनऊ आईपीएल को खरीदा। इतिहास की सबसे महंगी फ्रेंचाइजी है। इसलिए तो भैया ये आपके एग्जाम का हिस्सा भी तो क्वेश्चन बना है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन जो थोड़ा सा अलग हटके हैं, करंट अफेयर्स में क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा हैं, हाँ, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो थोड़ा सा अलग हटके, जैसे ये क्वेश्चन अलग हटके है ना, लखनऊ आईपीएल, मतलब आईपीएल में वो कौन सी टीम है जिसके ऊपर बोली सबसे ज़्यादा लगी? तो लखनऊ आईपीएल के ऊपर लगी। कितनी लगी वो देख लीजिए, 7,090 करोड़ लगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो गया ना। टीमें तो बहुत सारी खेली, बहुत सारी चीज़ें बनी जो है, लेकिन इसके ऊपर बोली ज़्यादा लगी, इसलिए क्या हो गया? महत्वपूर्ण हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस जो महत्वपूर्ण हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे करंट अफेयर्स को देख लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए आज का वीडियो, आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। जो भी सुझाव हों, शिकायतें हों, वो भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और देखिए वीडियो आप लोग पूरा देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। भैया चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं करोगे, आप सपोर्ट नहीं करोगे तो हम कैसे चल पाएंगे आगे। इसलिए प्लीज़ सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।